Next concept is excess pressure. So what is excess pressure? प्रेशर जो ज़्यादा होगा दैट इज कॉल्ड एक्सेस प्रेशर. चलो मान के चलते हैं एक वाटर का ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप, तो इसके अंदर में होगा वाटर और इसके बाहर में होगी एयर. तो प्रेशर कहाँ का ज़्यादा होगा? कैन यू इमेजिन कहाँ का प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, एयर का या वाटर का? चलो नहीं समझ में आया. वाटर और पानी से मतलब वाटर और सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन से बना हुआ एक बबल है, सोप बबल बोलेंगे हम इसको. इसके अंदर में एयर होगी, इसके बाहर में भी एयर होगी. चलो यहाँ पर बोलो कहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होगा? बराबर होगा. तो बराबर होगा तो आप कैसे इसको टच करके देखिए पिन से, तो ये क्या हो जाएगा? फट जाएगा. तो फट गया मतलब अंदर की एयर बाहर आने की कोशिश होती है, साइकिल का ट्यूब फट जाता है, तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है, बाहर का प्रेशर कम होता है. इज इट क्लियर? तो अंदर का प्रेशर ज़्यादा होने से वो फटने की चांसेस होते हैं. तो यहाँ पर भी ए बबल फट जाएगा. फट जाएगा इसका मीनिंग अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है. ये ड्रॉपलेट भी बिखर जाएगा क्योंकि अंदर का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर का प्रेशर कम है. एक रबर का बना हुआ बैलून है, इस बलून को आपने फुलाया और फुलाने के बाद उसको एक पिन चुबो दी, तो ये जो एयर है ये बाहर आ जाएगी, फट जाएगा. तो बाहर आ गई मीन्स बाहर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर ज़्यादा. तो मैं अंदर के प्रेशर को बोलता हूँ PI और बाहर के प्रेशर को बोलता हूँ PO. तो इन तीनों सिचुएशन में आपको समझ में आएगा इनसाइड द प्रेशर इज ग्रेटर देन आउटसाइड प्रेशर. हमेशा ध्यान में रखना अंदर का प्रेशर ज़्यादा होता है और बाहर का प्रेशर कम होता है. बराबर भी अगर होता तो पिन चुभोने के बाद वो फटता भी नहीं और कोलैप्स भी नहीं करता. ये ग्रेटर है इसीलिए उस मेम्ब्रेन ने कोलैप्स कर लिया, वो सिकुड़ गई. तो सिकुड़ने का मीनिंग ये होता है कि अंदर का प्रेशर ज़्यादा और बाहर का प्रेशर कम. ठीक. नाउ इन तीनों एग्जाम्पल्स के बाद एक बात और ध्यान में रखना, ये वाला सरफेस जो कहलाता है अंदर वाला, दिस सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव, और ये जो बाहर वाला है दिस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स. तो कॉन्वेक्स पार्ट का प्रेशर कम हुआ और कॉनकेव पार्ट का प्रेशर ज़्यादा हुआ. और एक बात ध्यान में रखना है ये कि कॉन्वेक्स सरफेस पर का प्रेशर कम होता है, कॉनकेव सरफेस पर का प्रेशर ज़्यादा होता है. यहाँ पर भी अंदर ज़्यादा कॉनकेव, बाहर कम कॉन्वेक्स. यहाँ पर भी वही सिचुएशन. सो कॉनकेव और कॉन्वेक्स ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखना है. और अंदर का प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहता है एज कंपेयर टू बाहर का प्रेशर. ठीक. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एक्सेस प्रेशर, द एक्सप्रेशन फॉर एक्सेस प्रेशर. तो मेरे पास एक मान के चलते हैं ड्रॉपलेट है, वाटर ड्रॉपलेट, और उस ड्रॉपलेट की रेडियस है स्मॉल r. स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ द ड्रॉपलेट. तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? इसका सरफेस एरिया लेता हूं मैं 4πr². ठीक है. अब इसका सरफेस टेंशन कितना होगा? लेट T इज द सरफेस टेंशन. ठीक है. नाउ अब मैं इसको थोड़ा सा रेडाई बढ़ाना चाहता हूं. हाँ, इसका अंदर का प्रेशर ले लेंगे हम PI और बाहर का प्रेशर ले लेंगे हम PO. तो हमको पता है एक्सेस प्रेशर कितना होगा? एक्सेस प्रेशर होगा वाटर ड्रॉप के लिए PI माइनस PO. ये हमको फाइंड आउट करना है. ठीक है. अब देखो इस रेडाई को मैं थोड़ा सा बढ़ाना चाहता हूं. इस रेडाई को मैं डेल्टा R इतना बढ़ाना चाहता हूं. कितना? डेल्टा R. तो डेल्टा R बनने के बाद इसका सरकमफरेंस ऐसा हो जाएगा, मान के चलो. तो इस कारण हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा, ऐसा तो होगा नहीं. सो वी हैव टू डू सम वर्क. और हमने सीखा है
एक फिल्म लिया था हमने, एक फ्रेम लिया था, इस फ्रेम को एक सॉल्यूशन में डुबाया था और उसमें हमने फिल्म बनाई थी और फिर उसको मूव किया था, छोटा सा डिस्टेंस था dx। तो यहाँ पर हमने वर्क डन निकाला था, वर्क डन इज इक्वल्स टू सरफेस टेंशन इनटू dA, चेंज इन एरिया। याद है? बस यही फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। व्हाट इज द वर्क डन? वर्क डन इज इक्वल्स टू T इंटू dA। लेकिन अब मुझे फाइंड आउट करना है dA, चेंज इन एरिया। तो पहले तो मैं निकालता हूँ दूसरा वाला सरफेस एरिया। पहला सरफेस एरिया तो आ गया। अब सेकेंड सरफेस एरिया के लिए मेरे पास फॉर्मूला है 4 पाई और r के जगह क्या आएगा? r प्लस डेल्टा आर, r प्लस डेल्टा आर, इट्स स्क्वायर। नाउ इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। 4 पाई r स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। हमने a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन किया। नाउ अंदर में लेकर जाइए, 4 पाई r स्क्वायर प्लस 4 टू ज़ा 8 पाई r इंटू डेल्टा आर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर। क्लियर? दिस इज अवर S2। तो हम निकाल सकते हैं dA, चेंज इन एरिया, यहाँ से S2 माइनस S1, 4 पाई r स्क्वायर प्लस 8 पाई r डेल्टा आर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर माइनस S1 4 पाई r स्क्वायर। दिस 4 पाई r स्क्वायर, दिस 4 पाई r स्क्वायर गेट कैंसल। और अब देखिए डेल्टा आर तो बहुत छोटा है, तो छोटे का स्क्वायर और छोटा होता है। जैसे कि 0.1 बहुत छोटा है, लेकिन 0.1 का आप स्क्वायर करो तो वो उससे भी छोटा आएगा, 0.01। अब 0.01 का स्क्वायर करो तो वो उससे भी छोटा आएगा, तो छोटे का स्क्वायर और छोटे स्मॉलर, ठीक। तो छोटे का स्क्वायर बहुत छोटा होता है, इसीलिए डेल्टा आर तो छोटा है, उसका स्क्वायर उससे भी छोटा होगा। तो इस क्वांटिटी को हम मान के चलेंगे 0, इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो हमारे पास dA आ गया है। व्हाट इज इट? 8 पाई r इंटू डेल्टा आर। दिस इज अवर चेंज इन एरिया। अब इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो फॉर्मूला बनता है वर्क डन का। What is the work done? dW equals to T into dA, that is 8 pi r into delta r। पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट ये भी हमारे पास फॉर्मूला है वर्क डन का। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो dW इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना? डेल्टा आर। तो अब हमको फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ प्रेशर क्या होता है? एक्सेस प्रेशर, एक्सेस प्रेशर पहले वाला। तो मैं लिखता हूं एक्सेस प्रेशर इक्वल टू एक्सेस प्रेशर, दैट इज प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, बरोबर। बस एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला PI माइनस PO इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया कितना है? 4 पाई r स्क्वायर। नाउ फोर्स निकालना है, दिस इज इक्वल टू PI माइनस PO इंटू 4 पाई r स्क्वायर। बस ये फोर्स की वैल्यू आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। तो बन जाएगा dW इज इक्वल्स टू PI माइनस PO इंटू 4 पाई r स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। अब देखो आपको ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपको लेफ्ट हैंड साइड सेम दिख रही है, तो हम राइट हैंड साइड इक्वेट कर सकते हैं मैथमेटिकली। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 व्हाट इज इट? PI माइनस PO is equals to 4 pi r square delta r into is equal to this one T into 8 pi r
इंटू डेल्टा आर, दोनों साइड से डेल्टा आर गेट कैंसल। सो पी आई माइनस पी ओ इक्वल्स टू टी इंटू 8 पाई आर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, नाउ यहाँ से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से आर गेट कैंसिल, 4 2 जा 8, तो एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला आ गया, दिस इज 2T अपॉन आर। सो दिस इज व्हाट excess pressure for water droplet, this is also called as Laplace equation। क्या बोला जाएगा इसको? Laplace equation। लेकिन अगर बैलून है या फिर सोप बबल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये वाटर ड्रॉपलेट के लिए है, दिस इज फॉर वाटर ड्रॉप, लेकिन अगर सोप बबल है तो सोप बबल में मैंने आपको बोला है ये सोप बबल है तो अंदर भी एयर और बाहर भी एयर, तो दोनों जगह पर एयर होने की वजह से यहाँ पर देखो दो लेयर्स बनती है, एक अंदर की एयर वाटर और एक बाहर की एयर वाटर। इसके कारण हमको यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक्सेस प्रेशर फॉर बबल पी आई माइनस पी ओ equals to 4T upon R. This is the most important formula, 4T upon R for bubble, soap bubble बोल सकते हो। So this is the formula, clear? 2 फॉर्मूले मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आगे हम इसका यूज करेंगे न्यूमेरिकल भी और अगले कंसेप्ट में भी। तो दिस इज द 2 फॉर्मूलेज, दिस इज फॉर वाटर ड्रॉप, दिस इज फॉर सोप बबल। और एक और चीज ध्यान में रखना है, जो कि कॉन्केव सरफेस का प्रेशर ज्यादा होता है, कॉन्वेक्स सरफेस का प्रेशर कम होता है। क्लियर? कैपिलरिटी एंड कैपिलरी एक्शन बहुत बार आपने देखा होगा। व्हाट डज इट मीन? सबसे पहले तो कैपिलरी आपने देखा है, एक थीन पतली सी ट्यूब होती है, सिंपल, और उस ट्यूब को अगर हम किसी लिक्विड में इंसर्ट कर दें, दिस इज ए लिक्विड, और इस लिक्विड में अगर मैं एक थीन पतली सी एकदम वेरी स्मॉल डायमीटर की ट्यूब इंसर्ट कर दूं, तो होता क्या है, लिक्विड की लेवल इसमें राइज करती है, लेवल राइजेस, कुछ हाइट तक ऊपर उठ जाती है। सो दिस इज व्हाट राइज इन लेवल। या फिर कुछ लिक्विड में ये लेवल नीचे चली जाती है। सपोज दिस इज अ बीकर, ये लिक्विड की लेवल है और इसमें हमने एक ट्यूब इंसर्ट कर दिया, तो ये लेवल नीचे चली जाती है एंड इन कंपैरिजन विद द आउटसाइड लिक्विड, यहाँ तक। तो ऐसा क्यों होता है? और इस एक्शन को बोला जाता है एक्चुअली कैपिलरी एक्शन। हमारे डे टू डे लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा दिया, दीपक जलता है, दिस इज व्हाट दीपक। सो आपने देखा होगा दिवाली के समय, या दिस इज व्हाट दिया। और इसमें एक बाती होती है, बाती, दिया और बाती। सो ये जो बाती है ये कॉटन की बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ कॉटन, और फिर इसको जलाया जाता है, दिस इज व्हाट लाइट। तो ये जलती क्यों है? क्योंकि ऑयल तो नीचे होता है, ऑयल हमेशा नीचे ही रहेगा, लेकिन ये जो दिया है ये ऊपर जलते रहता है। तो इस तक वो ऑयल पहुंचता कैसे है? उसका रीजन है कैपिलरी एक्शन, बिल्कुल कोई शंका नहीं। तो ये जो कॉटन की जो बाती बनी होती है, ये छोटे छोटे पोर्स के साथ बनी होती है, उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो पोर्स एक्ट्स करते हैं कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्यों होती है वो तो हमको सीखना है, पर ये एग्जाम्पल। दूसरा, आप लोग बायो में सीखे होंगे 10th स्टैंडर्ड तक, एसेंट ऑफ सैप, जो लिक्विड पानी जो रूट्स एब्सॉर्ब्स करते हैं, वो पानी ऊपर तक पहुंचता है,
बाय एसेंट ऑफ सैप, बाय ट्रांसपायरेशन वगैरह वगैरह, ट्रांसपायरेशन पुल, वो सब बायो के सब्जेक्ट है, हमको उसमें कोई अभी उसको देखना नहीं है, जस्ट एक एक्शन देखनी है जो पानी जाइलम में से ऊपर में फ्लो करता है। सो दैट वाटर फ्लो ड्यू टू द एक्शन ऑफ कैपिलरी। थर्ड एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा गवर्नमेंट जो भी क्वार्टर्स होते हैं उसमें बारिश के दिनों में वॉल में से पानी अंदर घुसता है। क्यों? ये वॉल है, पानी तो परपेंडिकुलरली नीचे गिरेगा ना, या यस पानी की डायरेक्शन नीचे ही होगी, लेकिन पानी में आप देखते हो ऐसा दीवार दैट इज वॉल में से पानी ऐसा सीपने लगता है, बाहर अंदर में घुस जाता है। दिस इज ऑल्सो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। इज इट क्लियर? दिस इज ऑल्सो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। तीसरा एग्जाम्पल, बहुत बार इंक पेन में भरने के बाद जब हम उसको लगा लेते हैं ढक्कन, तो बहुत बार इंक ऊपर आ जाती है, राइजेस। वैसे तो हमेशा आती ही है क्योंकि लिखने के लिए ऊपर में आना ही पड़ता है, पर जब ज़्यादा इंक होती है तो बहुत ज़्यादा बाहर आ जाती है। ये जो इंक ऊपर चढ़ती है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। आप स्पंज पानी में रख दो, जस्ट ऊपर सरफेस पर रख दो, तो वो भीग जाएगा, वो पानी पूरी तरह से एब्सॉर्ब कर लेगा, क्योंकि स्पंज के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। हम इडली खाते हैं तो इडली जो सांभर में हम उसको में डुबो देते हैं, या ब्रेड जो है वो भी कैपिलरी एक्शन का ही काम करती। ये बहुत सारे एग्जाम्पल है इसके। टॉवेल ले लीजिए, टॉवेल को आप एक उसकी एक रॉड लाइक, थ्रेड लाइक, या आप रोप बना दीजिए, एक उसका एंड पानी में डुबो दीजिए, दूसरा एंड थोड़ी देर बाद अपने आप गीला हो जाएगा। दिस इज द एक्शन, दिस आर कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। ब्लॉटिंग पेपर जो होता है वो इंक को सोख लेता है, चॉक जो है वो इंक को सोख लेता है, इट इज ऑल्सो कैपिलरी एक्शन। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहां पर हमें कैपिलरी एक्शन को देखना है। बेसिकली कैपिलरी, ये जो वर्ड आया है ये आया है कैपिला से, लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हेयर। इतनी पतली ट्यूब होती है वो, हेयर के जैसी, और हेयर के जैसी ट्यूब होने की वजह से पानी उसमें ऊपर चढ़ता है। क्यों चढ़ता है वो तो हमको देखना है, बट दिस इज कैपिला एंड द एक्शन इज कॉल्ड कैपिलरी एक्शन। सो व्हाट इज कैपिलरिटी और कैपिलरिटी एक्शन? व्हाट इज इट? The phenomenon of rise or fall of a liquid inside the capillary tube. इस ट्यूब में एक तो वो लिक्विड राइज करेगा, एक तो लिक्विड फॉल करेगा। दिस फिनोमिनॉन इज कॉल्ड एज व्हाट? कैपिलरी एक्शन और कैपिलरिटी। इज इट क्लियर? इस कैपिलरिटी में अगर मैं वाटर रखूं तो ये राइज करेगा, और ये मर्क्यूरी अगर रखूं तो ये फॉल करेगा, मर्क्यूरी नीचे आ जाएगा और वाटर ऊपर चला जाएगा। तो आपको पता है वाटर या ऐसे सब्सटेंसेस, ऐसे लिक्विड जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 डिग्री है, हमने बोला था वो राइज करते हैं, लेकिन जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट मोर देन 90 डिग्री होता है वो फॉल करते हैं। ये भी बोल सकते हो जो सरफेस को वेट करेंगे वो ऊपर चले जाते हैं, जो सरफेस को वेट नहीं करते हैं वो नीचे चले जाएंगे। तो दिस इज व्हाट? कैपिलरी। इज इट क्लियर? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जहां पर हमको कैपिलरी एक्शंस महसूस होता है या दिखाई देता है। ठीक, अब ये एक्शन होती क्यों है? ये ऊपर में ही क्यों जाता है या नीचे ही क्यों जाता है? इसका रीजन, सबसे पहले ये लिक्विड है, ये वाटर है एक बीकर में, दिस इज अ बीकर, और इसमें जब आप ट्यूब डाल देते हो तो आपको पता है ट्यूब में हमने देखा था कौन सा शेप बनता है? कॉनकेव। कौन सा शेप बनेगा ट्यूब के अंदर? कॉनकेव। इज इट क्लियर? और कॉनकेव जब शेप बनेगा तो ये इनर सरफेस हो गया, ये आउटर सरफेस हो गया, तो इसका एक्सेस प्रेशर ऊपर के डायरेक्शन में होगा। एक्सेस प्रेशर इज मोर ऑन कॉनकेव साइड एज कंपेयर टू कॉन्वेक्स साइड। तो ये कॉन्वेक्स हो गई, यहाँ का प्रेशर कम है, यहाँ का प्रेशर ज़्यादा है। इज इट क्लियर? सो ये ऊपर के डायरेक्शन में खिंचाव फील होता है और उसके कारण ये लिक्विड राइज करता है।
ये खिंचाव ऊपर के तरफ क्यों आता है वो भी हमको देखना है, पर अभी ये समझ लीजिए ये कॉनकेव सरफेस के कारण ऊपर गया। अगर आप लिक्विड देखोगे तो लिक्विड में ये कॉनकेव सरफेस बना था, ये कॉनकेव सरफेस में हमने ये टेंजेंट ड्रॉ किया था, बरोबर, इसको बोला था एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक, अगर मैं यहाँ पर ये अगर सरफेस कहूँ सॉलिड का तो ये हमने ड्रॉ किया था, ये भी हमने बोला था एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो कहने का मीनिंग ये है कि जब कॉनकेव सरफेस बनेगा तब ऊपर के डायरेक्शन में उसको अपवर्ड फोर्स फील होगा, क्लियर। लेकिन अगर वो कॉन्वेक्स शेप बनाता है लाइक दिस, तो ये कॉन्वेक्स शेप में ये बन गया टेंजेंट, ये बन गया टेंजेंट, तो इस टेंजेंट, दोनों टेंजेंट का रिजल्टेंट होता है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दोनों टेंजेंट का जो ये देखिए ये कॉन्वेक्स सरफेस है, ये इसको मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये सेकंड, तो दोनों टेंजेंट का जो रिजल्टेंट है वो नीचे की ओर आएगा, इसीलिए मर्क्यूरी में वो लिक्विड फॉल करता है इन कैपिलरी ट्यूब। ठीक, तो अब ये कितना हाइट तक जाएगा ये हमको फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ राइज, या फिर हम बोलेंगे उसको फॉल, कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे आएगा, इसके लिए भी हमको एक छोटा सा फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, जो हाइट है राइज और फॉल की, सपोज ये बीकर है, इस बीकर में, दिस इज अ बीकर, इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्यूब, इसमें एक ट्यूब ले लेते हैं हम, ये ट्यूब है कैपिलरी ट्यूब, और हमने इसमें वाटर रखा है, दिस इज अ लेवल ऑफ वाटर। तो ये वाटर की लेवल ऊपर तक जाएगी, यहाँ कौन सा सरफेस बनेगा, कॉनकेव। अब कॉनकेव सरफेस यहाँ बना है, तो यहाँ पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, ये टेंजेंट, ये मैं अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये बनेगा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा। अब ये है सरफेस टेंशन, दिस इज अ टेंशन, और टेंशन टेंजेंट टू दैट सरफेस, तो ये बनाता है ट्यूब के साथ एक एंगल, दैट इज कॉल्ड थीटा। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, बाय मैथमेटिक्स अपोजिट एंगल्स, तो ये एंगल क्या बन गया, थीटा। बस ये टेंशन है, तो इस टेंशन का एंगल मेकिंग कंपोनेंट, चलो बोलो कौन सा एक्ट करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा टी कॉस थीटा, और इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में काम करेगा टी साइन थीटा, बस, बाकी कुछ नहीं। हमेशा ध्यान में रखना, ये जो कॉनकेव सरफेस का ये जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है, यहाँ से हाइट मेजर करेंगे हम, हाइट ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो ये यहाँ से हम h मेजर करेंगे, दिस इज द हाइट h, ओके। तो ये हॉरिजॉन्टल सरफेस तक ही हाइट कंसिडर करता है, वो भले ऊपर में उठा हुआ क्यों ना हो, लाइक दिस, ये अगर सरफेस है तो यहाँ से हाइट मेजर करेंगे इस हॉरिजॉन्टल लेवल तक, ये ऊपर में उठा हुआ हो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का कौन सा कंपोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में काम कर रहा है, इट इज टी कॉस थीटा। क्यों, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है, बस ये टी कॉस थीटा। अच्छा, ये केवल एक ही थोड़ी ना है, ऐसे बहुत सारे टेंजेंट्स है। एक बाउल है, बाउल, और उस बाउल में बहुत सारे आपने कुछ स्टिक्स रख दी है, तो वो कैसे दिखाई देगा, एक बाउल और बहुत सारी स्टिक्स लगाई है, लाइक दिस। अगर मैं डायग्रामेटिकली बोलूँ तो लाइक दिस, दिस इज अ बाउल, और ये सारी की सारी स्टिक्स रखी हुई है, तो ये भी हेमीस्फेरिकल बाउल शेप ही हुआ, और उसमें से सारी स्टिक्स ऐसी बाहर निकल रही है। इज इट क्लियर? अच्छा,
ये तो एक के कारण हुआ टी कॉस थीटा, इसके कारण टी कॉस थीटा, तो हर एक टेंजेंट के कारण टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा, तो सारे के सारे मिलकर ऊपर के डायरेक्शन में टोटल लगाएंगे टी कॉस थीटा। रिजल्टेंट, सबका रिजल्टेंट ऊपर की डायरेक्शन में लगेगा टी कॉस थीटा। इज इट क्लियर? तो ऊपर के डायरेक्शन में ये जो प्रेशर है, ये प्रेशर लग रहा है टी कॉस थीटा। क्लियर? ओके। अब ये टी कॉस थीटा के कारण ऊपर जाना चाहता है, लेकिन वेट के कारण नीचे जाना चाहता है। इस वाले ट्यूब की रेडियस कितनी कंसिडर करेंगे हम? आर। बस इसी एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। सो देखो, टोटल अपवर्ड फोर्स, ये हाइट कब तक बढ़ते जाएगी? इंफिनिटी तक बढ़ते तो नहीं जाएगी, ये तब तक बढ़ते जाएगी जब तक दोनों प्रेशर इक्वल नहीं होते। कौन से? या दोनों फोर्स इक्वल नहीं होते। एक अपवर्ड फोर्स ड्यू टू दिस प्रेशर और एक डाउनवर्ड फोर्स ड्यू टू वेट। तो वेट कितना होगा? mg। वेट कितना होगा? mg। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ सरफेस टेंशन फोर्स, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारे पास आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना? टी कॉस थीटा। सो टोटल अपवर्ड फोर्स, टोटल अपवर्ड प्रेशर बोला तो भी चलेगा, टोटल अपवर्ड फोर्स टी कॉस थीटा। अब वेट कितना है? mg। अब इसमें मास कितना है हमको पता नहीं, तो मास निकालने के लिए हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम है, तो मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू स्मॉल जी। पर डेंसिटी तो हमको पता है, पर वॉल्यूम के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर की हाइट h है, इसकी रेडियस r है, तो इसके लिए फॉर्मूला बनेगा पाई r स्क्वायर h, ठीक, और इंटू g। तो ये बना वेट। अच्छा, टोटल अपवर्ड फोर्स टी कॉस थीटा केवल एक के लिए है, तो वो तो सेमी एक प्रकार से सर्कुलर दिख रहा है। हेमीस्फेरिकल बाउल अगर आप ऊपर से देखोगे तो वो सर्कल दिखाई देगा। तो सर्कुलर फोर्स निकालने के लिए, टोटल अपवर्ड फोर्स निकालने के लिए वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2 पाई आर सरकमफरेंस। कौन से इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? सरकमफरेंस। बस, या फिर एक स्टेप नीचे बढ़ाकर भी लिख सकते हैं। अब जब ये दोनों टोटल, ये फोर्स इक्वल हो जाएंगे, टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट, तो मैं यहां लिखता हूं वेट इज इक्वल्स टू टोटल अपवर्ड फोर्स। कितना हो जाएगा? वेट कितना है? रो पाई आर स्क्वायर एच जी इज इक्वल्स टू टोटल अपवर्ड फोर्स टी कॉस थीटा 2 पाई आर, टी कॉस थीटा 2 पाई आर। पाई के साथ पाई गेट कैंसल। हमको सबसे पहले तो t निकालेंगे और h भी निकालेंगे, तो h निकालना है तो t कॉस थीटा 2t कॉस थीटा अपॉन 2t कॉस थीटा अपॉन रो, एक r के साथ ये r कैंसल, रो आर जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर व्हाट? हाइट। कितनी हाइट तक वो लेवल ऊपर चढ़ती जाएगी, इतने हाइट तक उस लिक्विड की लेवल चढ़ते जाएगी। इज इट क्लियर? सो दिस इज द हाइट। ओके, यहां से आप सरफेस टेंशन का भी फॉर्मूला फाइंड आउट कर सकते हो। व्हाट इज इट? T इक्वल्स टू H रो G। H एक्चुअली ये G चाहिए, H रो R G अपॉन 2 cos थीटा, 2 cos थीटा। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास सरफेस टेंशन का। H is the height, rho is the density, G is the gravitational acceleration, R is the radius of that capillary tube, cos theta, theta is the angle of contact. So this is what height. अब इसमें एक बात ध्यान में रखना, ये G पर डिपेंड करती है हाइट। मान के चलो G 0 हो गया,
इफ g 0 मीन्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 0 हो गया तो ये लेवल कहाँ तक राइज करेगी? इन्फिनिटी तक? नो, जब तक वो ट्यूब है, जितनी लेंथ है उस ट्यूब की तब तक, और उसमें से बाहर आ जाएगा। सो ड्यू टू जीरो ग्रेविटी इट मतलब वो बाहर आ जाएगा लिक्विड उस ट्यूब में से। इज इट क्लियर? तो ये हो गया जी का कन्वेंशन। अगर यही एक्सपेरिमेंट मैं मून पर करता हूं तो अगर अर्थ पर 1 सेंटीमीटर हाइट है तो मून पर जाने के बाद 6 सेंटीमीटर हाइट होगी, क्योंकि जी कम होता है मून पर 6 टाइम्स। सो जी की वैल्यू कम होने की वजह से ये जो हाइट है मून पर वो 6 गुना बढ़ जाएगी, 6 टाइम्स मोर। ये छोटी छोटी बात है बट ये ध्यान में रखना ज़रूरी है कि मून पर 6 गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि जी की वैल्यू g/6 होती है ऑन द सरफेस ऑफ मून। और अगर जी 0 हो जाए, ग्रेविटी 0 हो जाए, उस समय वो हाइट राइज करेगा जब तक कि ट्यूब की हाइट है और फिर ऊपर से नीचे गिर जाएगा। इसमें एक और बात है, अगर रेडियस, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। नेक्स्ट, हाइट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी ज्यादा है, हाइट कम होगी। क्लियर? तो ये दोनों चीजें। एक और, ये जो फॉर्मूला है ये अप्रॉक्सीमेट है, ये एक्यूरेट फार्मूला नहीं है। एक्यूरेट फार्मूला मैं आपको बताता हूं, लेकिन उसको क्यों लेते हैं वो भी बताता हूं। एक्यूरेट फार्मूला H+R/3 इक्वल्स टू दिस फार्मूला 2t cos theta अपॉन 2t cos theta अपॉन rho r g। ये फार्मूला है करेक्ट। तो आप बोलेगे सर फिर ये क्यों? ये इसीलिए क्योंकि r इज वेरी स्मॉल, h इज वेरी ग्रेटर देन दैट ऑफ r/3। r ही तो छोटा होता है और r/3 तो और उससे छोटा हो जाएगा, और r/3 की वैल्यू h के कंपैरिजन में बहुत छोटी होती है, इसीलिए इसे निग्लेक्ट करके हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। हम न्यूमेरिकल्स में यही फार्मूला यूज करेंगे, h इज इक्वल्स टू 2t cos theta अपॉन rho r g। बट करेक्ट फार्मूला अगर कभी पूछा गया तो इट इज H+R/3 इज इक्वल्स टू 2t cos theta अपॉन rho r g। इज इट क्लियर? इफेक्ट्स ऑन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन पर कौन कौन से चीज़ों के क्या इफेक्ट्स होते हैं, जैसे टेम्परेचर, इम्प्यूरिटी या फिर कंटैमिनेशन। तो दीज, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ दीज सब्सटेंसेस ऑन व्हाट? सरफेस टेंशन। सबसे पहले तो इम्प्यूरिटी। अगर कंप्लीटली सोल्यूबल इम्प्यूरिटी अगर हम ऐड करें लाइक NaCl तो सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर इंक्रीजेस। अगर हम स्पैरिंगली सोल्यूबल लिक्विड में इंसर्ट करें, इमर्स करें या डालें लाइक अल्कोहल, फिनॉल या हमारा डिटर्जेंट, स्पैरिंगली सोल्यूबल होता है, कंप्लीटली डिजोल्व नहीं होता है, तो स्पैरिंगली सोल्यूबल इम्प्यूरिटीज क्या करती है? सरफेस टेंशन को डिक्रीज करती है। इसलिए तो क्लिनजिंग एक्शन अच्छे से हो पाती है, डिटर्जेंट डालने के बाद ही कपड़े अच्छे से धोए जाते हैं। अगर आप सॉल्टी वाटर में हाथ धोने की कोशिश करो तो क्लीनलीनेस नहीं होती है। नेक्स्ट, इनसोल्यूबल इम्प्यूरिटी एडेड टू द वाटर, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। ठीक। सेकेंड, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सरफेस टेंशन। सो सबसे पहली चीज क्रिटिकल टेम्परेचर, टेम्परेचर एट विच द critical temperature is the temperature at which surface tension of the liquid become 0. That temperature is called as critical temperature. It is nearly equal to boiling point. बहुत सारे लिक्विड में बॉइलिंग पॉइंट के बराबर ही होता है, जैसे कि वाटर में। In most of the liquid, temperature increases and surface tension decreases. More is the surface tension, more is the temperature, that is decrease in, less is the सरफेस टेंशन। अगर आप पानी का टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहाँ पर सरफेस टेंशन 0 हो जाएगा। दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या बोलेंगे उसको? क्रिटिकल टेम्परेचर। एंड नेक्स्ट,
इफेक्ट्स ऑफ कंटैमिनेशन, कुछ मिला दे, लाइक प्रेजेंस ऑफ डस्ट पार्टिकल और लुब्रिकेटिंग मटेरियल लाइक ऑयल ऑन द लिक्विड सरफेस टेंशन डिक्रीजेस। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल इसका, स्प्रिंकलिंग ऑफ ऑयल ऑन द सी, द वेव्स काम डाउन ड्यू टू द डिक्रीज इन सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन कम हो जाएगा ताकि हाइट जो होगी टाइट्स की वो कम होगी, पानी बाहर तक बहुत ऊपर तक उठाई नहीं देगा। दिस इज ड्यू टू चेंज इन सरफेस टेंशन।